अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में मोदी के गासिबाना इक़दाम को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज भी मकबूजा वादी एक जेल का मंजर पेश कर रही है, जहां एक तरफ हुर्रियत क़यादत 2 साल से मुसलसल नजरबंदी और जेलें काट रही है, वहीं मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला ना रुक सका। भारतीय अफवाज ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद अब तक दर्जनों कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में मार डाला है। नाजरीन, आज पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया गया। नाजरीन, इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे तहरीके इंसाफ के मिशन सिंध पर। वफाकी हुकूमत अपनी सियासी लड़ाई पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड में ले आई है और 4 वफाकी इदारे क्या करने जा रहे हैं, क्या नया मिशन है, क्या नया प्लान है, उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज नाज़रीन यहीं से करेंगे। मिशन प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक से फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबूल साहब, और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो तहरीक इंसाफ एक मिशन पर निकली है, एक डेवलपमेंट सिंध में करने जा रही है, खासकर कराची में, सबसे पहले तो देखिए प्लान है क्या, एग्जैक्टली विफाक करने क्या जा रहा है सिंध में? देखें मारिया, ये जो मिशन सिंध है ना, इसके 2 पहलू हैं। एक तो सियासी पहलू है और एक इंतजामी पहलू है। पहले सियासी पहलू की बात कर लेते हैं। पहले तो अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ हुकूमत बनाई है, अगरचे हर हुकूमत जो वफाक में होती है वो वहाँ हुकूमत बनाती है, लेकिन इस दफ़ा चूंकि मुकाबला ज़रा हट के था तो वो उससे कॉन्फिडेंस मिला है। फिर जो सियालकोट में अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो फतह मिली, तो ये माहौल इन्हीं सियासी जमातों का बनाया हुआ माहौल था, जिसके बाद अब एक ज़िमनी इलेक्शन की जीत भी उनको कॉन्फिडेंस दे रही है। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फातेह के तौर पर आगे बढ़ती चली जा रही है, और अब उसने अपना मिशन जो रखा है मिशन सिंध, कि वो समझते हैं कि पंजाब में हमने खासतौर पर जो जम्मू वाली नशिस्तें भी थी और आज़ाद कश्मीर में हमने जो उन्होंने कहा है कि कामयाबी हासिल की है, तो अब अगला मिशन है सिंध। उसकी 2 वजूहात हैं कि एक तो जो पीपल्स पार्टी है उसको अंदरूने सिंध तक धकेल के रखना है ताकि आगे वो पंजाब का रुख, अभी जो सूरत हाल मुस्लिम लीग नून जिस तरह टूट फूट का शिकार हो रही है, तो उसके बाद पंजाब में एक मैदान जो है उनके एक दीगर सियासी जमातों के लिए बनता नजर आ रहा है। अब ये जो सियासी पहलू है इसका, उसमें एक फातेह के तौर पे ये इसलिए जा रहे हैं उनको टेंशन देने के लिए भी, और जो इन्होंने सीटें ली हैं कराची से, उसके बाद जब डिलीवर करने का टाइम आया है तो इन्हें पता चला जी कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, 2023 में इलेक्शन में जाना है। तो लोगों को क्या कहेंगे जी, ये तो आपको पहले नहीं पता था कि ये जो 2010 में 18वीं तरमीम आई है उसके बाद से आपके पास इख्तियार नहीं, आपने तो इतनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमें दिलाई थी। तो अब दूसरा जो इंतजामी पहलू ये है कि वहां पर वाकई जो इस किस्म के मसाइल हैं कि 4 इदारों को अब यहां पर लगाया जा रहा है। एक तो जो कच्चे के इलाके में एक ये फैक्टर भी है कि एक छोटी सी मिसाल है ये कच्चे के इलाके वाली, कि कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन होता है वहां से अगर कोई जगह क्लियर करा भी ली जाती है तो वो तमाम ये जो अनासर हैं ये पनाह कहां लेते हैं, जाके सिंध में ले लेते हैं। और ये जो माफिया मुल्क भर में ये जितना माफिया काम कर रहा होता है, इसकी फंडिंग फाइनेंसिंग कहां से होती है? मनशियात के पैसों से होती है, स्मगलिंग से होती है, तो अब या करप्शन के पैसों से होती है। तो ये जो एएनएफ है, 4 एलिमेंट, एएनएफ है, कस्टम्स है, एफआईए है, ये प्रॉपर अब इन चीजों को, चूंकि सिंध जो वजीर आजम को रिपोर्ट भी मिली है कि सबसे ज्यादा ये लोग इन इलाकों में सिंध के जाकर जो पनाह लेते हैं, अब इनसे निपटना है। एक तो ये इंतजामी मसाइल है। बाकी जो कराची के मसाइल हैं, कराची में कूड़ा किसने उठाना है कोई पता नहीं है। जो पीपल्स पार्टी है वो भी अंदरूने सिंध की जमात बन के रहेगी, उसने कराची पे तवज्जो ही नहीं दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये मौका आया है क्योंकि इनके वहां से एमएनएज बड़ी तादाद में है कराची से, तो जो वफाक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके जरिए एग्जीक्यूट करने का उनके पास बेहतरीन मौका है, और ये कानूनी मौका भी है। तो अब ये परेशानी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह आगे बढ़ती चली जा रही है, और वहां पर अगर ये इंतजामी मामलात अपने हाथ में ले लेते हैं और जो मंसूबे, इस तमाम सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
सिंध हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वहां पर सिंध हुकूमत ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उनको वहां के मसाइल शायद अच्छे से पता भी हैं। अच्छा देखें, अब सिंध हुकूमत क्या कह रही है? सिंध हुकूमत कह रही है जी ग्रीन लाइन चलानी है ना, हमें दें पैसे। सिंध हुकूमत कह रही है फलां मनसूबा चलाना है, हमें दें। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि आप पहले वाला हिसाब तो दें। आपने पहले क्या किया? अरबों रुपया हर साल जो सिंध के अवाम की फलाह बहबूद के लिए आपके पास आता है, जो डेवलपमेंट की सूरत के लिए आता है, वो कहाँ हुई है डेवलपमेंट? अच्छा, ये नहीं है कि डेवलपमेंट हुई नहीं है, पीपल्स पार्टी की परसेप्शन ज्यादा खराब है, उन्होंने अच्छे काम भी वहां पर किए हैं, लेकिन कराची के हवाले से किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कराची को हमेशा इग्नोर किया गया और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कमा के देने वाला जो शहर है उसके साथ सुतेलू वाला सलूक होता रहा है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ये डिसाइड कर चुकी है, क्योंकि वजीर आजम इसमें खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। असद उमर जो हैं और शाह महमूद कुरैशी, वो अब वहां के जो MNAs हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, MPA से मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन परेशानी की बात है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब भी मौजूद, गबोल साहब भी मौजूद हैं। नबील गबोल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नबील साहब, सबसे पहले तो आपसे सवाल करना चाहूंगे, मुझे बताइएगा ये जो एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है विफाक की जानिब से सिंध के अंदर, इस पर आप क्या कहेंगे जो सिंध में आकर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही विफाक की जानिब से? ये हम इसको एक थ्रेट समझ रहे हैं, वफाक की तरफ से एक धमकी आमेज और थ्रेट है कि हम ANF को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है SIA को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वफाकी इदारे जो उनके अंडर आते हैं। तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के एहलकारों को, जो सिंध गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसको सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये चीज कभी कामयाब होगी, क्योंकि आप इस तरह वफाक और सूबों को आपस में लड़ाने की कोशिश जो कर रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि आप अपना काम करें और आप अपने इदारों को मजबूत करें। और सिंध की हुकूमत तो आपसे कभी ये नहीं चाहती, कन्फेडरेशन कभी नहीं चाहती। हम तो कहते हैं जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम है उसमें हमारी मदद करें, हमारे जो बजट में हमारे जो अमाउंट्स होते हैं वो आप लोग कट ऑफ कर देते हैं, फिर आप कह देते हैं, हम पे इल्जाम लगा दीजिए लैप्स हो गया, आपने यूटिलाइज नहीं किया। तो वो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने आपकी जो वफाकी डेवलपमेंट का जो काम है, जिस तरीके से ये जो बस का है, ग्रीन बस लाइन है, उसके लिए आप बसेज हमें नहीं दे रहे हैं, K4 के लिए आपने पैसे रखे थे वो हमें नहीं दे रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब 1100 अरब का ऐलान करके कराची में पिछले साल आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, वो आप नहीं करते। तो आप डेवलपमेंट पे ज्यादा तवज्जो दें बनिस्बत आप गवर्नमेंट को या सिंध की पीपल्स पार्टी को धमकियां दें कि हम जो है अपने वफाकी इदारों को इस्तेमाल करके आपको डराएंगे। तो ये मेरे ख्याल में अब ये जमाना गया डराने धमकाने वाला। ये अपने कारकर्दगी पर जो है नजर डाले कि वफाक कराची को अपना क्यों नहीं समझ रही है। ये नबील गबोल साहब, ये बताइए कि बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि हमें कराची की ऑनरशिप जो है वो लेनी होगी, ये अब इस स्टेज पे जाके ये क्यों कहना पड़ रहा है? कराची की ऑनरशिप तो पहले आप लोगों को लेनी चाहिए थी। नहीं, ओनरशिप है, लेकिन आप देखें हमारे कितने मेंबर्स हैं कौमी असेंबली के और इनके कितने मेंबर्स हैं। इनके 14 मेंबर्स हैं और ये 14 मेंबर्स अगर आप देखें कराची से इलेक्ट हुए हैं, इनके अपने MNA रो रहे हैं इस वक्त। उनको भी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब टाइम नहीं देते हैं मुलाकात का, और वो भी यही रोते हैं कि जी हमें कोई डेवलपमेंट का फंड नहीं दिया जाता, कोई काम हमारे नहीं हो रहे हैं। तो हम ओनरशिप इसलिए कह रहे हैं कि अब हमने ये फैसला किया है कि जो सिंध का हमारा बजट है और सिंध की जो एलोकेशन हुई है इस साल के बजट में कराची के लिए खुसूसन, हमने अब यहाँ पर इंशाल्लाह एक दो दिन में एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो अपॉइंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट के भी और कराची का भी एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट हो जाएगा। और हम फिर खुद अब सिंध ने तो नबील गबोल साहब वफाक का जो सिंध के लिए वफाक ने तो एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अब वो तो ऐसे लग रहा है कि आगे वफाक ने फैसला कर लिया, तय कर लिया, इसको इंप्लीमेंट करना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां जो सूबाई हुकूमत है उसका रद्द अमल इस पर क्या हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में ये इसी तरीके से लड़ाने की कोशिश करेंगे वफाकी इदारों को और सूबाई इदारों को, जो कि सही नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसे इदारे को इस्तेमाल करेंगे और फिर जो है सूबाई इदारे हैं जाहिर है उनको मतलब एक दूसरे के सामने खड़ा कर देंगे, तो ये वफाक के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, ये फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं है।
तो इमरान खान साहब जो है बहुत खुश हैं, जहां पर वो 2002 में सिर्फ एक सीट जीता उन्होंने, और उसके बाद अब आजाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, KP के भी उनकी हुकूमत है, आधी हुकूमत बलूचिस्तान में भी उनके पास है। तो अब वो सिंध की हुकूमत लेना चाह रहे हैं। तो इमरान खान जिसको कहते हैं ना कि बहुत इसकी बड़ी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करे, पूरे पाकिस्तान में उसकी हुकूमत हो, तो वो समझते हैं जब सिंध उनके पास नहीं है, कराची उनके पास नहीं है, जो कि हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो उससे खुश नहीं है। वो किसी तरीके से कराची को जो है कटकर करना चाहते हैं। और उस सिलसिले में सिंध में आपने देखा कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को ये टास्क दिया, अरबाब गुलाम रहीम को, जो कि अपने घर की सीट 3 दफा हार चुका है 2018 के इलेक्शन से लेके अब तक। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये वक्त नहीं है कि आप यहाँ जाम सादिक स्टाइल या लियाकत जतोई स्टाइल हुकूमत चलाने की कोशिश करें। जब पिछले आपको दौर याद होगा जब जाम सादिक की हुकूमत की किस तरह लोग। ठीक, फवाद साहब से जानना चाहूंगे। फवाद साहब, आप मुझे बताइए कि वफाक को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो सिंध के अंदर जो मामलात हैं उनको अपने हाथ में ले ले? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही थी कि ये आइन में जो डिवीजन ऑफ पावर है उसकी पूरी रिस्पेक्ट की जाएगी, लेकिन आइन में आर्टिकल 149 है, आर्टिकल 151 है, ये आइन के आर्टिकल और इंटेग्रल हिस्सा है। और इसी तरह से आइन का आर्टिकल 140A है, फिर फंडामेंटल राइट्स है। अब मसला ये हो रहा है कि सिंध की हुकूमत इतनी बुरी तरह से अपनी गवर्नेंस में नाकाम हो रही है कि वफाकी हुकूमत तो मुसलसल तवज्जो दिला रही है। और जाहिर है कि जहाँ पे फिर फॉर एग्जांपल एंटी स्मगलिंग अगर आप कहेंगे तो वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, कस्टम्स का काम है कि उसको चेक करे। इसी तरह से बाकी चीजें कुछ जिनमें वफाक का एक बड़ा अहम रोल है वो अदा करना है, तो आइन के ऐन मुताबिक है जो भी काम। ठीक है, तो नबील साहब से पूछें। नबील साहब, आप मुझे बताएं, क्या ये जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है, इससे पहले क्या विफाक ने कोई आपसे राबता किया है? ये क्या आपकी जानिब से ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है कि आप विफाक के साथ मिलकर काम करेंगे? एक्शन प्लान तो हमारा भी है ना सिंध का, हमने भी एक्शन प्लान रखा हुआ है। इस पर मैंने आपको कहा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट हो रहे हैं। हम अपने काम खुद करेंगे कराची में, और हम सिर्फ कराची को सिंध का हिस्सा नहीं समझते हैं, पूरे सिंध की हम बात करेंगे। कराची सिर्फ ये नहीं कि कराची के ऊपर नजर डालें, पूरे इंटीरियर सिंध में काम करेंगे। तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल ने ये एक फैसला किया है कि वफाक को इंटरफेयर करने नहीं देंगे आप। और जो ये थ्रेट कर रहे हैं, इनका थ्रेट जो है ये बेकार जाएगा। और मेरे ख्याल में ये हमारे जो इदारे हैं वफाक के, नबील कबूल साहब सोचें कि वो इस सियासत में ना पड़े। तो ये जो ग्रीन लाइन आएगी, इस्लाहात आएंगी नबील कबूल साहब, इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, अवाम को ही फायदा मिलेगा ना इससे। अल्टीमेटली इसकी जो बेनिफिशियरी होगी वो तो अवाम होगी। तो लेकिन आप समझते हैं कि ये अवाम को फायदा देने की बजाय कोई वफाकी हुकूमत अपनी कैंपेन कर रही है? नहीं, तो मैंने तो कहा था अच्छी बात है, ग्रीन लाइन के लिए बसेज है, ग्रीन लाइन को स्टार्ट करें। पानी नहीं है कराची में, K4 का जो है वो उसका वफाक का बजट है, वो बजट जो है अनाउंस करें। और 1100 अरब रुपए का ऐलान किया, वो दे, काम करें। अगर आप कहते हो कि पीपल्स पार्टी वाले चोर है या पीपल्स पार्टी वाले नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने गवर्नर से करवाएं, हमें एतराज नहीं है। आप अपने MNAs MPA से करवाएं, लेकिन काम करवाएं, सियासत ना करें। और ये खतरनाक सियासत होगा कि आप वफाकी इदारों को और सूबाई इदारों को लड़ाने की कोशिश करें। ये मेरे ख्याल में पहले कह चुका हूँ कि ये फेडरेशन के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। फवाद साहब मुझे बताइए, जो विफाक जो मुदाखलत कर रहा है इस वक्त, क्योंकि नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी थ्रेट है जो सिंध हुकूमत के मामलात में विफाक मुदाखलत कर रहा है, तो क्या आप नहीं समझते कि क्या कोई हम सिंध हुकूमत को कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं, उस अकॉर्डिंग मिल बैठ के काम कर लेते हैं? नहीं, गाइडलाइंस तो बहुत दफा पहले जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनसे तो SOPs के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ, बाकी गाइडलाइंस के ऊपर उन्होंने क्या अमल दरामद। तो फिर हम ये कह सकते हैं फवाद साहब, हम ये फिर क्या कह सकते हैं कि जो ये मामलात हैं सिंध के, ये वफाक के पास चले जाएंगे या चले गए हैं, ये तय कर लिया? जी, वफाक से नहीं चलेंगे, जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे। उसमें आइन में चीजें हैं जो सूबे ने करनी है, फिर आइन ही में
बाकी चीजें हैं जो वफाक ने करनी है, तो उसके मुताबिक चले। तो गवर्नर राज या कराची को कंट्रोल करने के हवाले से कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया जाता? देखिए ना, हुआ है जी फवाद साहब, कि वफाक की क्या जिम्मेदारी है, सूबे की क्या जिम्मेदारी है और लोकल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी। ये आर्टिकल 7 जो है आइन का, उसमें ये लिखा हुआ, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद साहब अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नबील गबोल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद आज करेंगे कश्मीर में जारी जुल्म पर। आज पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। इससे बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में मोदी के गासिबाना इकदाम को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज भी मकबूजा वादी एक जेल का मंजरनामा पेश कर रही है। आज पाकिस्तान भर में कश्मीर से यकजहती के हवाले से यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन मौजूद हैं मिशाल मलिक साहिबा, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब, चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप सेंटर से। मिशाल साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइएगा, ये जो मकबूजा कश्मीर में मोदी का जो ये गासिबाना इकदाम है, इसको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम है। अगर हम इसको ह्यूमन राइट्स की नजर से देखें तो वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी बहुत हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्या कहें इस एक्ट के ऊपर, जो दुनिया का सबसे बदतरीन एक्ट है, जेनोसाइड का एक्ट है, जिसके तहत एक पूरी कौम की नस्ल कुशी की जा रही है। पिछले 2 साल से इसका फॉर्मली अनाउंस किया गया है। पहले 70 साल हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशनल फोर्स थी, मगर अब हिंदुस्तान की आवाम को भी वो लाइसेंस दे दिया गया है कि वो आएँ और कब्जा करें और दंदनाएँ और कश्मीरियों की प्रॉपर्टीज़ पे उनकी हर तरह की मलकियत के राइट्स छीन लें, और वहाँ आके उनकी जितने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, उन सब को जिस तरीके से छीना गया है, और इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इस जिस तरह की जंग कश्मीरी कौम पे मुसल्लत है, एक निहत्ती कौम पे 70 साल मुकाबला किया है हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी का, अब उनकी आवाम आ गई है। और पिछले 2 साल में लाखों, 40 लाख इंडियंस को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। मिशाल मलिक साहिबा, ये बताएं कि यासिन मलिक साहब की सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर क्या सूरत हाल है, क्या इतलात जो हैं आप तक पहुँच रही हैं? वहाँ हुर्रियत रहनुमा जो हैं 2 साल से वो भी नज़रबंद हैं, क्या कहेंगी इस पे आप? बहुत हालत उनकी बहुत वीक है, और 2.5 years हो गए हैं उनको जेल में गए हुए, और तिहाड़ की जेल में है, जो सबसे एक नोटोरियस जेल है साउथ एशिया की, और खौफनाक प्रिजन है। डेथ सेल में रखा हुआ है 5/7 का, और उसके अंदर उनको फिज़िकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया जाता है, और फैमिली के साथ हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है उनका, और 2.5 years से उनकी आवाज़ नहीं सुनी, ना उनकी के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड है। और मेरी सास के साथ थोड़ा बहुत राब्ता टेलीग्राम के थ्रू महीने में 1 दफ़ा हो जाता है, और वो भी यही बताती हैं कि वो उनकी हालत जो है, सेहत जो है, वो काफ़ी डाउन है, और उनको टेररिज्म के केसेस उनके ऊपर डाले हुए एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, जो चेहरा है अपनी पुरअमन तहरीक का, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का। तो यही हालत है। दूसरी भी हमारी जो हुर्रियत की क़यादत है, उनको भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है, और उनको भी साथ भी बदसलूकी की जा रही है, और हमारी पूरी तहरीक को लीडरलेस करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से। जब पाकिस्तान आवाज़ तो उठा रहा है इस पे, हर फोरम पे इमरान जो है आवाज़ उठाते हैं, शाह महमूद कुरैशी आवाज़ उठाते हैं, और यही वजह है कि भारत अब इस पे परेशान भी नज़र आता है, प्रेशर में भी नज़र आता है। यही वजह है कि कभी वहाँ कोई APC का ड्रामा किया जाता है, कभी जो बैकडोर राब्तों के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। भारत चाहता है बैठ के बात करें। हमारा स्टैंस ये है कि जब तक वो 5 अगस्त के इकदामात जो हैं वो वापस नहीं लिए जाते, बात नहीं हो सकती। मजीद अब ये मामला कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? क्या अगले साल भी खुदा न खास्ता हम इसी तरह सिर्फ बात कर रहे होंगे? क्योंकि वहाँ भी ज़ाहिर है सियासी दबाव काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। देखिए, जितना भी सियासी दबाव मोदी पर आ रहा हो, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा है।
वो वहाँ पे कोई पॉलिसीज में चेंज नहीं आ रहा, बल्कि और मजीद तेजी आ रही है। वो बल्कि ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा इंडियन पब्लिक को अगर डिस्ट्रैक्ट करना है तो मजहब की बेसिस पे उनको इमोशनल किया जाए, मजहब की बेसिस पे पॉलिटिक्स की जाए, और कश्मीर का मसला जो है उसको और मजीद पेचीदा कर दिया जाए, और पाकिस्तान पे सारा दहशतगर्दी का और कश्मीरियों पे ब्लेम डाल दिया जाए। उसके जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी के फेलियर्स हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोविड में जो सिचुएशन जो हुई है, जो हाल हुई है हेल्थ केयर का, आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो डिफेंस रिलेटेड जो स्कैंडल्स हैं मोदी सरकार के ऊपर, बहुत कुछ है। तो उन सबको हुडविंग करने के लिए इनको ये बहुत ही अच्छा एक नैरेटिव मिल जाता है, जिसके तहत हिंदुत्व की भी मशहूरी होती है, सैफरानाइजेशन की। और इस वक्त 40 लाख जो मैंने आपको बताया कि इंडियंस को वहाँ के डोमिसाइल्स मिल गए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के, और 12 लाख इंडियंस को मकबूजा जम्मू कश्मीर के वोटर राइट्स दे दिए गए हैं। तो अगले साल तक, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर जिस तेजी से जा रहे हैं, अगले साल तो इंडिया वहां पे एक मेजॉरिटी में आ जाएगा, उनकी पब्लिक वहां सेटल हो जाएगी, और फिर अगर रायशुमारी होती है तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा परवेज इकबाल साहब, आपको जाने पाऊंगी, मुझे ये बताइएगा, वो तमाम आलमी इदारे जो कि किसी क्रिमिनल के ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हुए नहीं थकते हैं, क्या उनको कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वो नजर नहीं आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सॉरी, मुझे मैम मिशाल मलिक साहिबा की आवाज नहीं आ रही थी। आपने ये कहा कि इंटरनेशनल अदारे जो हैं, अदारे सोए हुए नहीं हैं। असल में अभी मैं आपको बताऊं कि लास्ट फ्राइडे यूरोपियन पार्लियामेंट के 16 MEP ने यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट और हाई रिप्रेजेंटेटिव को कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर में होने वाले 2 साल के ऊपर एक बड़ा सख्त लफाज का लेटर लिखा है। अभी जुल्म की बात यह है कि कुछ तो हमारी भी कमजोरियां हैं। हमें ये केस जो है साल में 4-5 दिन इसको डिस्कस नहीं करना है। हमें हमारे सफारतखानों में कश्मीर डेस्क होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को नरेंद्र मोदी का और उसकी दहशतगर्द RSS का चेहरा लोगों को दिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे जाना है। जैसे अभी मिशाल मलिक साहिबा को अनफॉर्चुनेट अभी यूरोप का वीजा नहीं दे रहे हैं, ये आपके प्रोग्राम में मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं, क्योंकि ये एक हुर्रियत लीडर की वाइफ हैं और इनकी एक बेटी है। अगर ये लोग कश्मीरी लीडरशिप जो है कि जब बाहर आएंगे, अपना केस बताएंगे, लोगों के पास जाएंगे। अभी इंडिया का मसला ये है कि वो प्रोपेगेंडा करने में, दुनिया की बेहतरीन फेक मीडिया इंडस्ट्री चलाने में वो टॉप 1 है। अभी हम लोग जो हैं अनवाए बेचते हैं, वो नुआए हमें अम्बेसियों में ही किस्से सुनाते हैं। जो कश्मीर अनवाए आए उनमें कश्मीरी लीडरशिप होनी चाहिए, कश्मीरी वुमन एक्टिविस्ट होनी चाहिए, कश्मीरी खवातीन आए जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपियन पार्लियामेंट हो, कमीशन हो, कौंसिल हो, इनको वो रियलिटी बताएं कि वहाँ इंडिया 9 लाख फौज और दहशतगर्द फौज, दहशतगर्द RSS जो है वो लोगों के साथ कर क्या रहे हैं 2 साल का। ये जो इसी को बहुत हाईलाइट किया है वजीर आजम इमरान खान साहब ने। चौधरी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं मारिया। चौधरी साहब ये बताएं कि यूरोप की सड़कों पर मुजाहिरीन नजर आए हैं, आज टेलीविजन स्क्रीन पर ये चलता रहा है, सोशल मीडिया पर ये चीजें मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर नजर आती रही हैं, जो कश्मीरियों से इजहार यकजहती के हवाले से मुख्तलिफ जो भारत के जो वहाँ सफारत खाने हैं उनके बाहर एहतजाज हुए हैं। हमें यूरोप की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक भारत के लिए बड़ी परेशानी की बात है कि किस तरह दुनिया भर में उसके खिलाफ, उसके इस गासबाना इकदाम के खिलाफ भरपूर तरीके से जो यूरोप में, मगरिब में मुजाहिरे हो रहे हैं, इनका इम्पैक्ट भी बताइएगा। देखिए, इनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तो ये है, अभी मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो मैं पुर्तगाल के शहर लिस्बन में बैठा हुआ हूं। आधा घंटा पहले हमने यूरोप का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट इंडियन एम्बेसी के बाहर किया है, जो सैकड़ों की तादाद में लोग थे। कल मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट, कमीशन और कौंसिल के बाद किया था। आज हमने स्पेन में किया, फ्रांस में किया, स्वीडन में किया। अभी इसका इम्पैक्ट ये जाता है कि जब वहां पर कश्मीर के और पाकिस्तान के फ्लैग हैं और यहाँ यूरोप की जब फिजाओं में नारा लगता है टेररिस्ट टेररिस्ट इंडिया टेररिस्ट, तो ये लोग पूछते हैं कि ये हुआ क्या है। अभी मेरा तो ईमान इस बात पे है कि अगर हम एक प्रोटेस्ट में 10 यूरोपियन लोगों को ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाएं
कि हम रोड पे आए क्यों हैं, हमारा आने का मकसद क्या है, और हम यहाँ पर लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द आरएसएस जो है 9 लाख वोट जो है किसी दुनिया के मुल्क में, और कश्मीरी जो है वो आजादी मांग रहे हैं, तो भीख तो मांग नहीं रहे, क्योंकि कश्मीरियों का खून जो है ये अमेरिकन, यूरोपियन या दूसरे लोगों से सस्ता तो है नहीं। लेकिन जो वजीर आजम पाकिस्तान या अभी ये जो 16 MEP ने खत लिखा, इसके ऊपर जो है अपोजिशन लीडर ने भी बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। और ये मैं हमेशा मैसेज ये देता हूँ, आज कश्मीर में इलेक्शन हो गया है, अभी इस कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में एक खुला फर्क है। वहां पर लोग जो है नो गो एरिया है, वहां पर यहाँ पे हमें खुद इरादे दिया गया जा सकता। मैं अदील से पूछना चाहूंगी, मुनसिफाना इलेक्शन हुआ है। परवेज साहब इजाजत दीजिएगा, मैं अदील साहब से सवाल करना चाहूंगी। अदील, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से अभी परवेज साहब ने बात की है कि हमें अवेयरनेस इस हवाले से क्रिएट करनी चाहिए है, तो खासकर इमरान खान साहब की मैं बात करूं तो वो एज अ वकील बन के कश्मीर का मुकदमा लड़ भी रहे हैं और लड़ते भी आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है रिगार्डिंग कश्मीर कॉज, वो कितनी सेटिस्फाइड है? देखें जी, कश्मीर के हवाले से अभी हम एक रिसेंट डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अंदर यहाँ मौजूद अपोजिशन जमातें तो ये ताना देती हैं ना कि कश्मीर के मसले को उस तरह से टेकअप नहीं किया गया, बल्कि कश्मीर का सौदा खुदा नहास्ता करने का ताना दिया जाता है। अच्छा देखें, 1 मार्च 2019 को जब काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था OIC का, जिसमें सुषमा स्वराज को मुबस्सर की हैसियत से बुलाया गया था और उसमें पाकिस्तान ने फिर उस पर एहतजाज भी किया था, और उसके बाद से अब तक एक बीच में बहुत सारे महीने ऐसे गुजरे जिसमें एक खलीज नजर आई, जो खासतौर पे जो खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनका कश्मीर के हवाले से जो स्टैंड था उस पर काफी फिर यहाँ भी रिजेंटमेंट पाई जाती थी। और जो OIC के इजलास होते थे, करारदादों में जी कश्मीर का नाम शामिल होना चाहिए, इससे मुतल्लिक हमारे कंसर्न होते थे और वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे होते थे। लेकिन अभी इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसे मौके पे जब 2 साल मुकम्मल हो गए हैं इस गासिबाना इकदाम को, उस दिन जो 12 रुकनी OIC का डेलीगेशन है ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, और ये OIC का डेलीगेशन यानी वो OIC जिसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब को एक टेलीविजन पर बीपर देते हुए ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान को भी फिर अपनी तरजीहात को देखना चाहिए अगर ये ममालिक कश्मीर की बात नहीं करते। तो वो OIC अब एंगेज हुई है, वो ममालिक अब एंगेज हुए हैं, वो फोरम्स अब हमने उनको एंगेज किया है, और आज ये 12 रुकनी जो डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है ये आजाद कश्मीर भी जाएगा। आज क्यों नहीं भारत जो है सहाफियों को या जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके डेलीगेशंस को अपनी साइड पर जाने देता? क्यों भारत जो है वो दुनिया को ये वो जो मुनाजिर है वो दिखाने से कतरा रहा है, जबकि हम कहते हैं कि यहां पर आए, हम LOC पर भी लेके जाते हैं। तो पाकिस्तान ने इस मामले को इतना सेंसिटाइज किया है, इमरान खान ने UN जैसे फोरम पर जाकर जब कश्मीर की बात की है, तो 5 अगस्त का जो गासिबाना इक़दाम, इससे हटकर भी जो कश्मीर के मामले पे मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने जितना इस मामले को सेंसिटाइज किया है, यही वजह है कि भारत पर प्रेशर बढ़ा है। भारत जो है वो बार बार मुख्तलिफ इकदाम करके डाइवर्ट करना चाहता है अटेंशन, फिर मुख्तलिफ हेले बहाने कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा और दुनिया की नजर में वो बेनकाब हो रहा है। मैं मिशाल मलिक साहबा को जाना चाहूंगी। मिशाल साहबा, मुझे बताइएगा कि जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है कश्मीर कॉज के हवाले से, आप इसको कितना कामयाब समझती हैं? देखिए, इस वक्त कामयाबी की बात तभी होगी जब ये रिवर्स किया जाएगा एब्रोगेशन आर्टिकल 370 35A, और अब तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी अगस्त की मिल रही है इंडिया को, तो ये भी बहुत ही एक खौफनाक किस्म की बात है कि जिस मुल्क ने ओपनली वायलेट किया इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, UN की करारदादों को, उसको प्रेसिडेंसी किस बेसिस पे मिल रही है, और जो एक नॉन परमानेंट रोटेटिंग मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये बहुत ही दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है, जिस तरह लोसर साहब ने भी कहा है, कश्मीर के डेस्क होने चाहिए, मगर
उसके साथ साथ इस वक्त एक लीगल टीम होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ की इस लॉफेयर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाए मामला जो वायलेट किया इसने जिनीवा कन्वेंशन 4 को। हिंदुस्तान ने जिस तरह डेमोग्राफी को चेंज किया है, एक रेजोल्यूशन टेबल होनी चाहिए यूएन की तरफ से टू स्टॉप दिस, क्योंकि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएन इज अ पार्टी द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और जिस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट के जो 16 मेंबरान का जो लेटर है, इट इज़ अ वेलकम स्टेप, और ये पहली दफ़ा इतना बोल्डली हुआ है। और मैं समझती हूँ अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को इस वक्त यूएन मैकेनिज्म पे और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और कश्मीरियों को यूएन की करारदादों के मुताबिक हल के लिए कैंपेन करनी चाहिए, क्योंकि दैट इज दी ओनली सोल्यूशन। 50 साल डायलॉग को दे दिए हैं हिंदुस्तान के साथ, कुछ भी नहीं मिला, हमेशा धोखा दिया है। तो इसलिए, और मोदी से आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। नो मिरेकल, नथिंग गुड इज कमिंग आउट फ्रॉम हिम, बिकॉज ही हैज वन his elections on the blood of innocent people of Gujarat and the manifesto of abrogation of Article 370 and 35A। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, इसी पे आगे आखिर कब तक भारतीय जालिमाना इकदाम कश्मीर में चलते रहेंगे? 70 साल हो चुके हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? डायलॉग करने के लिए इंडिया रेडी नहीं है, तो सोल्यूशन क्या है? क्या अवामी उमंगों के मुताबिक इसका हल होना चाहिए, इसका हल कुछ और है? इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। परवेज़ इकबाल साहब, आपको जाने पाऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि 16 अरकान ने खत लिखा है यूरोपियन कमीशन के सदर को, क्या इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? क्या ये भारत के लिए परेशान को नहीं है? एज यूजुअल कोई नॉर्मल बस कुछ चीज हुई है? साहब ये भी बता दें फिर यूरोपीय पार्लियामेंट कर क्या रही है, यूरोपीय कमीशन कर क्या रहा है? ये खतो किताबत तो हो रही है, लेकिन भारत जो है उसे तो एहसास होना नहीं है। ये आलमी बरादरी कब जागेगी? इन खतूत से ही जाग जाए शायद। देखें अदील साहब और मैडम मारिया, मैं आपको ये बताऊं, ये 2 साल जो हो गए हैं, अभी आपको पता है कुछ महीने पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी रेजोल्यूशन आई थी। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट के 16 MEP का, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट में टोटल 9 पार्टियां हैं, जिनमें से 5 मेजर पार्टियों के MEP इसमें शामिल हैं, और जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है इंडिया के लिए, ये इंडिया की सफारती नाकामी की इंतहा है। और हमारी सफारती बहुत बड़ी ये कामयाबी है, क्योंकि जब वो वक्त जब 600-700 कुछ मेंबर हैं, 600 कुछ मेंबरों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद का हिस्सा बने थे, लेकिन उसके फौरन 1.5 महीने के बाद 2 साल, जो 5 अगस्त 2019 को 2 साल होने को हैं, हो चुके हैं। ये लेटर जो है यूरोपियन पार्लियामेंट के ऊपर, इसका मतलब है कि इंडिया का उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया। EU डिसिंफो लैब भी यूरोपियन पार्लियामेंट का एक ज़ैली अदारा है, एक NGO है जिसने इनका फेक मीडिया इंडस्ट्री पकड़ी है। अदील साहब, मैं आपको ये बताऊं, यूरोपियन पार्लियामेंट का पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए अच्छा किरदार है। और आप ये अक्सर सुनते हैं, कभी GSP+ वो इंडियन फेक मीडिया कहता है हमारे हाथ से निकल गया। अभी जब ये MEP का लेटर लिखा, तो कुछ इंडियन मीडिया, फेक मीडिया या कुछ सुर्खे जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ये फेक लेटर है। तो फिर यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मासिमो कास्टाल्डो ने उसको अपने ट्विटर पे ट्वीट किया, और उसके बाद उनको अंदाजा हो गया। चौधरी साहब, एक कहीं ना कहीं हम ये भी तो देखते हैं कि इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट मिलती है, उसके नैरेटिव को तकवीयत मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो जो सब हमारे अपने लोग ही, जब जिस तरह मारिया ये बात कर रही है, जब हमारे अपने लोग ही यहाँ से बैठ के आजाद कश्मीर के इलेक्शन की मुहिम में अपने ही नेशनल कॉज के खिलाफ बात करते हैं, तो फिर कितनी तकवीयत मिलती है उनके इंडियन नैरेटिव को? देखें, इंडियन नैरेटिव इन चीजों पे मजबूत होता है, फिर इन लोगों की ही वीडियो को वो ट्रांसलेट करके यहाँ प्रोग्रामों में डिस्प्ले कराते हैं। तो अच्छा, ये भारत में ये दिखाए जाते हैं, यूरोप में दिखाए जाते हैं? भाई, ये इंडियन मीडिया जो फेक मीडिया है, यही यहाँ यूरोप में दिखाता है कि देखें, अभी जो एक अनफॉर्चुनेट इलेक्शन के दरमियान वहां जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, इसका नुकसान कश्मीर काज को हुआ है। सियासी पार्टियां, इलेक्शन हुआ, खत्म हो गया, वजीर आजम बन गया, सदर भी बन जाएगा, लेकिन ये अभी कभी पाकिस्तान का सियासतदान ये सोच ले
कि जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो जो उस पार मजलूम है 1,35,00,000 उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कश्मीर का सौदा हो गया, बेच दिया। अभी ये कश्मीर के जैली बेटे और बेटियां जब तक हम इनका मुआसरा नहीं करेंगे, इनको गलत नहीं कहेंगे, उस वक्त तक हमें तो इनका भी पीछा करना चाहिए। यानी कि एक तो आलमी बरादरी को ये एहसास के साथ साथ सबसे पहले हमने अपनी यहाँ पर जो पार्टीज मौजूद है और अपनी जो आवाम है यहाँ पर उसको भी ये रियलाइज करवाना है कि हमें जब कश्मीर कॉज पे बात करें तो हमें देख कर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो हमारी ही यहाँ के लोगों की स्टेटमेंट्स उठाकर अपने मीडिया चैनल्स पर चलाते हैं। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।